दोस्तों कैसे हो आप लोग। आज हम एनसीईआरटी का पार्ट 2 लेके आए हैं, दूसरा क्लास लेके आए हैं। इसमें बता रहा है, ये मानचित्र पर दिखाने के लिए बोला है कि सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करें। और दिया है, सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी से मिल जाती है और लगभग 47 ईसा पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगरें फले फूले और गंगा इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 ईसा पूर्व हुआ। अब क्या बता रहा है, उपनदी और नदी किसे कहते हैं, जो एक नदी, जो बहुत सारे नदी कोई एक नदी से मिलकर जुड़कर बहती है उसे हम क्या कहते हैं, नदी। और जो बहुत सारे नदी जो होते हैं वो किसी नदी से मिल जाते हैं उसे उपनदी कहते हैं। तो इसमें बता रहा है कि सिंधु सिंधु जो है, मानचित्र पर दिखाएंगे आप लोग को। सिंधु जो है, सिंधु नदी के किनारे क्या है कि 4700 ईसा पूर्व पहले क्या था कि बहुत सारे नगर और शहर बसे हुए थे, जो जैसे मोहनजोदड़ो था, हड़प्पा था, कोटदीजी था, चनहुद्रो था, बहुत सारे था। तो अब क्या था, चनहुद्रो था और ये सब नगरें मतलब कि 47 ईसा पूर्व क्या था, जो वहाँ नगर बसे हुए थे। और क्या था कि 2500 ईसा पूर्व तक नगर जो था फले फूले और बहुत सारे विकास हुए थे, बहुत सारे डेवलपमेंट किए। और यह बता रहा, और क्या मतलब कि समुद्र तटवर्ती इलाकों में जैसे क्या था कि समुद्र के किनारे ही बहुत सारे नगर विकास किए थे। अब आगे है कि गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। क्या बता रहा है कि गंगा और इसका सहायक नदी सोन का पता लगाने के लिए बोल रहा है। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध वर्तमान बिहार में नाम से जाना जाता है, बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया और देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई। अब क्या है, गंगा जैसे पहले क्या था कि पाटलिपुत्रा जो था मगध में ही पड़ता था। उधर इनके शासनकाल में क्या है कि पटना को राजधानी बनाया गया था। मगध के जो शासक उदयन थे वो क्या था कि उनके द्वारा पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया था। और क्या था, मगध में क्या था कि पाटलिपुत्र को बहुत डेवलपमेंट हुआ, बहुत नगर का विकास हुआ पटना में। और क्या पटना क्या है कि अभी वर्तमान में ही देखिए तो पटना क्या है कि गंगा, सोन और गंडक तीनों नदी के किनारे स्थित है। तो पहले भी क्या था कि गंगा की जो सहायक नदी सोन थी, तो सोन थी तो क्या है थी कि जो पटना में बहती थी। और क्या है कि पटना जो था मगध में ही पड़ता था और बहुत शक्तिशाली शासक होते थे मगध के। और इन्होंने क्या था कि मगध की अहम भूमिका निभाई और नगर के रूप में बसे हुए थे पटना। और पटना में बहुत सारे मस्जिद भी मिलते हैं, बहुत सारे जगह भी मिलते हैं। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा, कभी-कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। क्या था, पहले के लोग भी थे कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जाने में कतराते थे, क्योंकि था कि बहुत समस्या होता था। क्या था, बहुत सारे पहाड़ियाँ होती थी, रेगिस्तान होते थे रास्ते में, नदियाँ होती थी, समुद्र पार करने में बहुत समस्या होती थी। तो क्या था कि पार करने में बहुत समस्या होता था, आने जाने में बहुत समस्या होता था। अब फिर चले गए तो फिर आने में भी प्रॉब्लम होता था। इसीलिए क्या था कि यात्रा जो होती थी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में बहुत जोखिम भरा होती थी। और फिर ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं होती। अतः कभी लोग काम नहीं तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदा के कारण एक स्थान से दूसरा स्थान जाया करते थे। क्या था कि काम की तलाश में हो या क्या था कि प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप आ गया या क्या हो गया, बाढ़ आ गया, बादल फट गया, तो क्या था
कि प्राकृतिक आपदा की वजह से एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे। और इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरा स्थान ले जाते थे और धार्मिक गुरु लोगों की शिक्षा और ते हुए गांव से दूसरे गांव तथा कस्बे, एक कस्बे से दूसरे कस्बे तक जाया करते थे। क्या था कि व्यापारी लोग जो पहले थे, क्या था कि अगर मान लीजिए इंडिया में आया तो इंडिया से अगर मान लीजिए सोन ले आता था तो क्या था कि जहाज के माध्यम से समुद्र के रास्ते से जहाज के किनारे जहाज पे रख के और जहाज के सहायता से समुद्र पार करके अपने देश लौट जाते थे। और क्या था पहले के गुरु जी भी थे तो क्या होता था जो गुरु बच्चे को शिक्षा देने के लिए एक कस्बे से दूसरे कस्बे, दूसरे गांव से तीसरे गांव, एक राज्य से दूसरे राज्य जाया करते थे और शिक्षा ग्रहण दिया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह के उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे और इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता था। पहले के लोग तो क्या था कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप, एक देश से दूसरे देश, एक राज्य से दूसरे राज्य क्यों जाया करते थे? क्योंकि जगहों के बारे में जानकारी लेने के लिए, पर्यटन के बारे में जानकारी लेने के लिए, वहाँ की सामाजिक स्तर की संस्कृति के बारे में जानने के लिए, मनुष्य के विचारों के बारे में जानने के लिए, कुछ कला को सीखने के लिए, कुछ शिल्पकारियों को सीखने के लिए, कुछ शिक्षा ग्रहण करने के लिए भी क्या था कि पहले के लोग एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप जाया करते थे, एक राज्य से दूसरे राज्य जाया करते थे, एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। अब क्या बता रहा है कि आज लोग यात्रा क्यों करते हैं? आज यात्रा क्यों करते हैं? क्योंकि क्या है कि बहुत सारे पर्यटन स्थलों को देखने के लिए उत्सुक होते हैं, इसलिए यात्रा करते हैं। क्या है कि कुछ ज़रूरी चीज़ों को देखने के लिए, कुछ इमरजेंसी के लिए यात्रा करते हैं, रोज़गार के लिए यात्रा करते हैं। तो इसमें क्या बता रहा है, ये देखिए बुक में क्या बताया है। एक बार फिर से मानचित्र को देखो और पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इस सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वो ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। अब क्या था कि पहले जो था यात्रा करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि क्या था कि पहाड़ी होते थे, पर्वत होते थे, समुद्र होते थे, उसको पार करना यात्रा संभव नहीं होता था। जैसे सीमा जो होता था पार करना संभव होता था, क्योंकि समुद्र है कि समुद्र था बीच में, समुद्र को पार करना बहुत मुश्किल होता था। और क्या था कि पर्वत की ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती थी, समुद्र का गहराई भी ज़्यादा होती थी, इसीलिए क्या है कि बहुत प्रॉब्लम होती थी कुछ। और क्या था कि पहले क्या था कि बहुत सारा लोग मान लीजिए इंडिया में आया, तो अब क्या था कि वो फिर अपने देश लौटना नहीं चाहते थे, फिर क्या था कि इंडिया में बस जाते थे। तो अधिकतर जो देश होते थे, जैसे इंडिया के लोग भी थे तो पहले जाते थे दूसरे देश में, तो वहीं का निवासी हो जाते थे, वहीं बस जाते थे। तो ये भी थे कि यात्रा जो होता है तो क्या है कि कहीं एक एक जगह से दूसरे जगह लोग गए तो वहीं बस जाते हैं, फिर अपने घर नहीं लौट पाते हैं या घर लौटना नहीं चाहते हैं। और फिर आगे क्या दिया है बता रहे हैं। इस अवगुण ने हमारे सांस्कृतिक परंपरा को समृद्ध किया और कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे विचारों से अपनाते रहते थे। अब क्या था कि अगर मान लीजिए इंडिया के लोग अगर विदेश में गए तो वहाँ की क्या था कि खाना बनाने के कल्चर हो या कपड़े पहनने की कल्चर हो या क्या था कि सामाजिक स्तर के कल्चर हो, वो भी सीखते थे। और क्या है कि बहुत सारे शिल्पकारी सीखते थे, कुछ चीज़ों को बनाना सीखते थे, नई चीज़ों को बनाना सीखते थे, पत्थरों को तराशना सीखते थे, और क्या था कि ये संगीतों को सीखते थे। और इंडिया के भी लोग बहुत सारे भारत से भी सीखते थे। भारत के नाम अपने देश के लिए प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। इंडिया जो शब्द बोला जाता है इसमें कि इंडस से
बना हुआ है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। संस्कृत में इसे इंडस को संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस से ईरान और यूनान का पता लगाओ और लगभग 2500 वर्ष ईसा पूर्व 2500 वर्ष उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेशों को इंडिया कहा है। क्या था कि 2500 ईसा पूर्व में जो यात्रा मतलब कि यात्रा करके आए थे ईरान के लोग और यूनान के लोग, तो वो लोग क्या है कि इंडिया का नाम जो रखे है मतलब कि इंडोस रखा है। इंडिया 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 को छोड़ करके इंडोस रखा है और नदी में पूर्व स्थित भूमि प्रदेशों को इंडिया कहा। और क्या था कि नदी नदी के पूर्व जो स्थित भूमि होते थे उनको क्या बोले कि इंडिया कहा। और भारत का नाम प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत के आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कीर्ति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अब क्या है कि एक समूह होते थे ना, अब क्या है नदी के किनारे जो बहुत प्रदेश हो या बहुत सारे कस्बे बसे हुए होते थे, तो उन उन समूहों को बोलते थे क्या कि ये भारतीय है। और बता रहा है कि उल्लेख संस्कृत की 35 वर्ष पुरानी ऋग्वेद में मिलती है। ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख मिला है। अब क्या अतीत के बारे में कैसे जाने, अतीत के बारे में कैसे जाने ये बता रहा है इसमें। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तक को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तक हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है और अंग्रेजों में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाली मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन मैनु जिसका अर्थ हाथ से है निकला है कि पांडुलिपि या प्रायः ताम्रपत्रों तथा हिमालय प्रदेशों में उगने वाले भूवृक्ष नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी गई है। क्या है कि अतीत के बारे में हम जो पहले जो घटना घट चुकी है उसके बारे में कैसे जानेंगे, तो इसमें बता रहा है कि बुक के माध्यम से जानेंगे या लिपि के बारे में जानेंगे। पांडुलिपियों को पढ़ के जानेंगे। तो पांडुलिपि किसे कहते हैं, जो हाथों से लिखा जाता है, जैसे तार के पत्र होते थे पहले, उसी में मतलब कि उस समय की घटनाओं को लिखा जाता था, तो उसे हम पांडुलिपि कहते हैं। तो पांडुलिपि से भी अतीत के बारे में जानकारी ग्रहण कर सकते हैं या बुक से भी कर सकते हैं। तो पांडुलिपि को क्या है कि मैन्युस्क्रिप्ट को हम लैटिन शब्द में कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। जिसका अर्थ होता है हाथ तार के पत्रों पर हाथों से लिखी हुई। चलिए दोस्तों, अब आपके लिए अब क्या है कि एनसीईआरटी का फिर अगले वीडियो लेकर आऊँगा। अब क्या है कि ख़त्म हो गया है।